गुड मॉर्निंग क्लास। सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु चैप्टर का हम लेक्चर 4 पढ़ रहे हैं। हमने इससे पहले क्या रोगाणु होते हैं, क्या वो बीमारियां पैदा करते हैं जंतुओं में, मनुष्यों में और पौधों में, ये हमने पढ़ लिया था। तो हमने रोगवाहक भी पढ़ा था कल, हम उसी से कंटिन्यू कर रहे हैं। जो रोगवाहक है वो हमने बताया था, जो जीवाणु या रोगाणु जो होते हैं उनको अपने साथ कैरी करके लेके चल रहे हैं और फिर दूसरे में ट्रांसमिट करवाते हैं, उनको रोगवाहक बोलते हैं। एक तरीके से जैसे आपको बताया था कि मच्छर जो होता है उसके काटने से मलेरिया होता है, लेकिन हर मच्छर के काटने से नहीं होता। सिर्फ जिनके अंदर वो प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम, जो कि एक ऐसा रोगाणु है जिसकी वजह से मलेरिया होता है, तो अगर वो मच्छर के अंदर है तो ही हमें मलेरिया होता है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जो रोगवाहक है, जैसे मक्खी है, मच्छर है, इनसे हमें बचकर रहना चाहिए या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए ताकि ये ज्यादा रह ही ना सके, कि वैसा इन्वायरमेंट मिले ही ना उनको। जैसे मक्खी है, अगर आपको पता है कि वहां पर गंदगी होगी वहीं पर आएगी, तो हम अगर अपने यहाँ साफ रखें आजू बाजू जो भी हमारा वातावरण है, तो ऑटोमेटिकली जो ये मक्खी मच्छर है ये नहीं होंगे। दूसरा हम क्या काम कर सकते हैं, हम अपना जो खाने की चीजें हैं उनको हमेशा ढक के रखेंगे, तो कोई भी मक्खी आए वो उस खाने के ऊपर नहीं बैठ सकेगी, क्योंकि वो उस खाने के अंदर अगर बैठ जाती है तो वो अपने साथ जो लेके आती है रोगाणु, वो खाने में चले जाते हैं और उससे हम बीमार हो जाते हैं। और अगर मच्छर के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम आजू बाजू अपने वातावरण में या पड़ोस में कहीं पर भी खाली पानी का कोई भरा हुआ चीज़ देखेंगे तो वहाँ पे पनपने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर कोई खाली ट्यूब पड़ी है, टायर पड़ा है, उनमें पानी भरा है, तो हमें उनको खाली कर देना चाहिए। पानी भरना नहीं चाहिए वेस्ट। जो इस हिसाब से अगर कूलर का पानी है, क्योंकि अभी गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं, तो कूलर का पानी भी हमें हर सप्ताह चेंज करते रहना चाहिए, नहीं तो उसमें भी मच्छर पनप सकते हैं। तो ये तो हो गया रोगवाहक के बारे में। तो अगर हम अपनी साफ सफाई रखें तो ऑटोमेटिकली हम बहुत सारी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। अब जैसे इसी से रिलेटेड अगला है फूड पॉइजनिंग। आपने देखा भी होगा कई बार क्या करते हैं, आप बाहर कहीं खाना खा जाते हो, जैसे बोलते हैं ना जिसको स्ट्रीट फूड, बाहर खा लेते हो, बर्गर खा लेते हो, चाउमीन खा लेते हो, रास्ते में कहीं दिखा आपको अच्छा लगा, आपने खा लिया, और उसके बाद आप घर आते हो तो आपको उल्टियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। तो वो सब क्या हुआ, क्योंकि आपने वो खाना खाया, उस वजह से आपको वो जो खाना था वो प्रॉब्लमेटिक था। इसका मतलब वो खाने में प्रॉब्लम थी कुछ, जिसकी वजह से आपको वो प्रॉब्लम हो रही है वॉमिटिंग की। उसकी ज़्यादा अगर दिक्कत हो तो कई बार फूड पॉइजनिंग इतनी हद तक हो जाती है कि कई बार डेथ भी हो जाती है। लेकिन फूड पॉइजनिंग है क्या, वो समझने के लिए देखो, फूड मतलब खाना, खाद्य, पॉइजनिंग मतलब जहर, विषाक्तन, खाद्य विषाक्तन का मतलब है कि जो कई बार सूक्ष्म जीव होते हैं वो उस खाने के अंदर मौजूद होते हैं, क्योंकि बाहर से ऐसे ही रखा था खुला खाना, कोई मक्खी आई बैठ गई, तो वो सूक्ष्म जीव अपने साथ लेके आया उस खाने को, उसने क्या कर दिया, खराब कर दिया, संदूषित कर दिया। तो उसके खाने से हमें फूड पॉइजनिंग होगी, क्योंकि वो जो सूक्ष्म जीव है वो अब हमारे अंदर आ गया है। कई बार वो सूक्ष्म जीव की वजह से होता है, कई बार वो सूक्ष्म जीव कुछ विषैले पदार्थ खाने में डाल देते हैं, छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग होती है। तो आपको अगर फूड पॉइजनिंग से बचना है तो आप हमेशा ऐसी जगह पे खाना खाएं जहां आपको लगे कि ये सुरक्षित है, खुली नहीं छोड़ी गई है, वहीं पर। या आपका सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होता है वो अपना घर का खाना। ठीक है, अब आते हैं हम खाद्य परिरक्षण पे। देखो, खाद्य परिरक्षण, खाद्य मतलब फूड, परिरक्षण हम करना, इसका मतलब खाने को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए क्या करा गया है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा, जैसे हम अपना खाना बनाते हैं या चिप्स ही बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने आलू के चिप्स बनाए, आपने आज नहीं खाया, आपका मन नहीं किया, अगर आपने घर पे आलू के चिप्स बनाए हैं तो आप 1 दिन 2 दिन में वो उसके बाद खराब होने लग जाते हैं, आप उसी वक्त खाते हैं उनको। लेकिन आप जो बाहर से लेके आते हो, जैसे कोई लेज, कुरकुरे, इस टाइप की जो चीजें लेके आते हो, उनके अंदर जब आप देखते हो तो वो वैसे ही मिलते हैं आपको, जबकि वो 6 महीने पहले, 4 महीने पहले, 2 महीने पहले ऐसे बने होते हैं। तो ऐसा क्या डाला जाता है उनके अंदर जिसकी वजह से वो खराब नहीं होते, तो वो होते हैं प्रिजर्वेटिव, परिरक्षक। ठीक है ना, जैसे कभी भी देखना पैकेट के पीछे इंग्रेडिएंट्स में लिखा होगा कि सोडियम बेंजोएट है या सोडियम मेटाबाइसल्फाइट है, ये सब क्या है, ये प्रिजर्वेटिव हैं जो उस खाने को खराब होने से बचा रहे हैं। या आप अगर घर में आप कभी देखोगे तो
फॉर एग्जाम्पल कभी अचार देखा होगा आपने, आपकी मदर घर पे बनाती है, तो अचार में देखना बहुत ज्यादा, एक तो नमक तेज होता है, दूसरा जो तेल होता है वो डाला जाता है और ऊपर तैरा दिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि तेल के अंदर वायु पास नहीं हो सकती, तो वायु जो है अंदर नहीं जाएगी तो सूक्ष्म जीव पनपने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और वायु भी उपचयन नहीं कर पाएगी, ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगी। और नमक जो है, सूक्ष्म जीव ज्यादा नम जहाँ होगा उस वातावरण में वो नहीं स्टे कर पाते। तो नमक, चीनी, सिरका, तेल, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर सूक्ष्म जीव नहीं पनप सकते, तो इस वजह से ये चीजें डाली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अचार में तो हमने बोल दिया नमक तेल डला है, लेकिन जो मुरब्बा होता है उसमें तो चीनी डलती है ना सिर्फ, तो ना ही नमक है ना ही तेल है, तो वहां पे एक्सेस चीनी डाली जाती है। तो चीनी जो होती है वो भी माइक्रोब्स को नहीं पनपने देती। तो ये सारी चीजें हैं जो एक तरीके से उसको प्रिजर्व कर रही हैं। अचार कई दिन तक चलता है, एक तो दिन नहीं चलता है, 2-2 महीने 3-3 महीने तक चल जाता है। तो यही रीजन है कि वो ये चीजें इनको रक्षा कर रही हैं आपके खाद्य पदार्थ की। उसके बाद आपने देखा होगा पास्चराइजेशन आप घर में करते हो, नाम ही आपने नहीं सुना होगा, नहीं तो बाकी करना ये काम रोज होता है। जब भी दूध आप लेके आते हो घर से, चाहे कहीं से लेके आओ, चाहे दूध वाला देकर आए, तो आते ही सबसे पहले आपकी मदर क्या काम करती है, उसको छान के और गर्म करती है। उबाल बिल्कुल आ जाता है, उसके बाद उसको बंद कर देती है और ठंडा करके फिर फ्रिज में रख देती है। तो ये क्या है, जो दूध को जब बहुत ज्यादा गर्म किया और फिर उसको ठंडा करके किया, तो उसके अंदर जो जीवाणु थे, जो सूक्ष्म जीव थे, वो खत्म हो गए। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा पास्चराइजेशन। और लुईस पास्चर थे जो फर्स्ट थे जिन्होंने इस की खोज की थी कि इस तरीके से जीवाणु मुक्त किया जा सकता है दूध को। तो ये पास्चराइजेशन एक टेक्निक होती है। इसीलिए खाना भी है, अगर आपको खाना बचाना होता है तो अगर आप मान लो अभी आपने फ्रेश खाना बनाया और वो बच गया, तो उसको गर्म करके उसको फ्रिज में रख दोगे तो वो खराब नहीं होगा। ये नहीं है कि आप 3-3 दिन पुरानी चीजें खाओ, जितना आप फ्रेश खाओगे बेटा उतना अच्छा है। उसके बाद हम लास्ट पे आते हैं स्टोरेज एंड पैकिंग। इसीलिए आपने कभी भी देखा होगा, जैसे आपके चिप्स के पैकेट अभी मैंने बोले, जितनी भी खाद्य पदार्थ आती है आजकल जो आती है वो बिल्कुल एयर टाइट आती है। ठीक है, एयर टाइट पैकेट होते हैं, उनके अंदर वायु जो है प्रवेश नहीं कर पाती। कभी आप ये सोचो मैम चिप्स के पैकेट में तो बहुत हवा भरी रहती है, तो वो हवा के अंदर से ऑक्सीजन निकाल के नाइट्रोजन डाला जाता है, जिसकी वजह से वो खाना खराब नहीं होता। नहीं तो अगर ऑक्सीजन आप करके देख लेना, आप पैकेट को एक दिन खुला करके फाड़ के थोड़ा सा और फिर रख देना, वो खराब हो जाएगा। तो वो इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो उपचयन करवा देती है उसका पदार्थ का, और उस वजह से फिर वो खाने लायक नहीं रहता, उसमें बदबू आ जाएगी और वो विषाक्त भी हो सकता है। तो इसलिए हमें उनको एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए। सारा हमारा खाद्य से रिलेटेड हो गया। हमने चैप्टर के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा था कि जीवाणु जो है वो सूक्ष्म जीव जो है वो स्थिरीकरण भी करते हैं। जैसे आपने बताया था मटर, दालें, इनके जड़ों के अंदर जो होते हैं वो गांठें होती हैं, उन गांठों के अंदर राइजोबियम होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो इस वजह से आपकी जो भूमि होती है वो उर्वरता उसकी बढ़ जाती है। तो अब ये कैसे नाइट्रोजन कंपाउंड, कैसे नाइट्रोजन पूरी हमारे लैंड से वायु में, वायु से वापस लैंड में कैसे आ जाती है, वो हम नाइट्रोजन चक्र से पढ़ेंगे, नाइट्रोजन साइकिल। तो ये बताएगी कि कैसे सब कुछ होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ से, हमारे पास वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है नॉर्मल, हमारे पता है आपको ज्यादा प्रतिशत तो नाइट्रोजन का ही है, बाकी तो थोड़ी बहुत और गैसेस भी है, मेन जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही है। तो 21% ऑलमोस्ट ऑक्सीजन होती है, 79 अप्रोक्स होती है नाइट्रोजन। ये मैंने अप्रोक्स इसीलिए बोला है क्योंकि थोड़ी बहुत मात्रा में दूसरी गैसेस भी हैं। तो वो जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, या तो बिजली पड़ती है, तड़ित जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन होकर कंपाउंड बन जाता है उसका, तो वो मिट्टी में चली जाती है, नाइट्रोजन के कंपाउंड बन गए। दूसरा क्या हो सकता है, या आपके पास जीवाणु है या नीले शैवाल। नीले शैवाल का मतलब होता है ब्लू एल्गी। ब्लू एल्गी जो होती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। वो नाइट्रोजन पहले तो नाइट्रोजन को फिक्स करेगी, फिर उनको कंपाउंड्स में चेंज करेगी, और वो उन जीवाणुओं की मदद से, शैवालों की मदद से मिट्टी के अंदर क्या पहुंच गए, नाइट्रोजन के यौगिक, नाइट्रोजनस कंपाउंड की फॉर्मेशन हो चुकी है। तो 2 तरीकों से हुई है बेटा, एक तो तड़ित द्वारा और एक जीवाणु और नीले शैवालों द्वारा। तो ये तो बन गए, मिट्टी में आ गए। पहले हवा में नाइट्रोजन थी, अब ये मौजूद हो गए मिट्टी में नाइट्रोजन के कंपाउंड।
जब पौधे जब बढ़ते हैं तो वो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स का अवशोषण करते हैं जड़ों द्वारा, और जब वो पौधे बड़े हो जाते हैं, उनमें फ्रूट लगते हैं, या तो फ्रूट्स हम खा लेते हैं या जंतु उनको खा लेते हैं पौधों को, तो अब वो जंतु में पहुंच गए हैं, ठीक है, वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। और जब वो जंतु या तो उत्सर्जन करते हैं, जैसे बोलते हैं ना कुछ हम रोज कुछ विषैले पदार्थ जो हमारी बॉडी में बनते हैं वो बाहर निकाल दिए जाते हैं बाय यूरिन, तो ये जो होता है इसे उत्सर्जन बोलते हैं। तो या तो उत्सर्जन द्वारा या जीवों की मृत्यु के उपरांत वो जो मिट्टी है उस मिट्टी में वो सारे कंपाउंड चले जाते हैं। तो ये जो होता है ये वापस किस में आ गया, मिट्टी के अंदर, उत्सर्जन द्वारा जीवों की मृत्यु के बाद, तो ये दोबारा से मिट्टी में आ चुका। अब जो ये नाइट्रोजन कंपाउंड है वो वापस वायुमंडल में कैसे गया, जीवाणुओं के द्वारा। कुछ जीवाणु जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, कुछ जीवाणु होते हैं वो नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन में वापस से बदल देते हैं। तो एक प्रकार के जीवाणु क्या करते हैं, नाइट्रोजन को कंपाउंड बनाते हैं, एक प्रकार के जीवाणु वापस उसको नाइट्रोजन में बदल देते हैं। तो इस तरीके से ये चक्र चलता रहता है। तो आज हमने पूरा चैप्टर कर लिया है, कल से हम क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू क्लास।